Okay, doing question number 2 of May June 2016 variant 5.1. Okay, so let's start with question number 2. अच्छा, question number 2 is basically an analysis question. तुम्हें एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन गिवन होगी, तुम्हें कुछ बेसिक प्राइमरी डाटा गिवन होगा और तुम्हें उस डाटा को यूज करके आगे प्रोसेस करके फिर कंक्लूजन निकालना पड़ेगा या एनालाइज करना पड़ेगा उस डाटा को. ठीक है, सो इसको कहते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. आप उस डाटा को एनालाइज करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा. चलो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द एक्सटेंशन ऑफ अ लोडेड वायर डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द वायर. द apparatus इज सेट अप एज शोन. एक सेटअप या हुआ वायर है, उसके साथ एक लोड अटैच हुआ हुआ है. अ लोड F इज अप्लाइड टू द वायर एंड द एक्सटेंशन E इज मेजर्ड. ठीक है जी. नाउ the experiment is repeated for wires of same material same है. अच्छा, बाय द वे AS से अगर आपको ये रिकॉल नहीं कर सकते ना, जब मटेरियल सेम होता है ना, तो इसका मतलब होता है इसका यंग्स मॉडुलस सेम होता है या उसका जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम होता है, कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं सेम होता है. ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम होती है, तो कुछ डेंसिटी सेम होती है. तो मटेरियल सेम होने से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि चेंज नहीं होते. एंड सेम इनिशियल लेंथ भी सेम है बट डिफरेंट डायमीटर्स. तो हम डायमीटर बदल रहे हैं और उससे हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे. इट इज सजेस्टेड दैट A एंड D आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन. आपको ये इक्वेशन दे दी है वेयर E इज अ कांस्टेंट. ठीक है, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. आगे जाके ये आप इक्वेशन का रिलेशनशिप देखेंगे. E, अच्छा ये A नहीं सॉरी, E एक्सटेंशन है और D इसका डायमीटर है. ठीक है, L जो है वो उसकी इनिशियल लेंथ है, F जो लोड आपने लगाया वो है. चलो अब आप देखें. अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ E on y-axis against 1/d² on x-axis. अच्छा, सबसे पहले उसने कहा हुआ है डिटरमिन एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट. उसने कहा जी ग्राफ बनाना है मुझे E और 1/d² के बीच में, तो ग्रेडियंट का क्या एक्सप्रेशन होगा. बच्चों सिंपली y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आप इसको रीअरेंज करेंगे. आप देखें ये आपकी इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू 4LF बाय E d². अच्छा, इसको मैंने जानबूझ के 1/d² अलग करके लिख लेता हूं. ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम वही इक्वेशन है, बस मैंने 1/d² अलग करके लिख लिया. नाउ दिस इज y इज इक्वल टू m x. ज़ाहिर है इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, 0. तो जो इक्वेशन है ना, आपको उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. देखो y मुझे कैसे पता है E है, क्योंकि उसने कहा है ग्राफ इज प्लॉटेड E ऑन y एक्सिस. क्वेश्चन में लिखा हुआ है E ऑन y एक्सिस एंड 1/d² ऑन x एक्सिस. तो y और x तो मुझे पता है क्या होंगे. तो जाहिर है जब y और x पता है तो मैं इसको ऐसे रीअरेंज करूंगा तो मुझे ग्रेडियंट मिल जाए. तो मेरा ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, 4LF अपॉन पाई E. सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 4LF अपॉन पाई. ठीक है बच्चों, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में जो पहला पार्ट होता है ना वो यही होता है कि आपको इक्वेशन गिवन होती है, उसको रीअरेंज करके आपको ग्रेडियंट बताना. कभी वो ग्रेडियंट पूछ लेता है, कभी y इंटरसेप्ट पूछ लेता है. ठीक है, अलग अलग तरीके से ये सवाल आता है, ज्यादातर ग्रेडियंट ही पूछता है उसका एक्सप्रेशन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ अब क्वेश्चन में उसने हमें डाटा दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ D and E. Calculate and record the values of 1/d² into 10⁻⁶ in figure 2.2. अच्छा बच्चों, अब ये वाला इसका इंटीग्रल पार्ट है. देखो ये वाला उसने जो अगला पार्ट लिखा हुआ है, इंक्लूड द एब्सोल्यूट एरर्स इन 1/d². ये बस तुम्हें एरर्स निकालना जो है ना वो ठीक से सीखना पड़ेंगे. एक दफा ये आ गया फिर तो काम आसान होता. और ये हर साल तकरीबन इक्वेशंस के अंदर जो है ना वो ये आएगा, एब्सोल्यूट एरर्स निकालने के लिए आएंगे, वैल्यूज और एब्सोल्यूट एरर्स. ठीक है, चलिए अब देखते हैं.
इसको एक एक करके। सबसे पहले 1/d² निकालना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका जो एरर है ना, ये जरा देखो, पहले मैं तुम लोगों को जरा इसकी कुछ कैलकुलेट सिखाता हूँ तुम लोगों को, कैलकुलेशन ऐसे नहीं, पहले कुछ फैक्ट्स बता दूं। योर वैल्यूज ऑफ 1/d² शुड बी ऑफ 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्यों, देखो जो d² की वैल्यू है वो 2 सिग्निफिकर पे है ना, तो जो तुम्हारी वैल्यू होती है ना 2 सिग्निफिकर पे, तुम उतनी या उससे एक ज्यादा रखते हो। तो देखो जितनी भी डी की वैल्यू, तो d² डी की वैल्यू जो है तुम्हारी 2 सिग्निफिकर पे है, तो मैं अपने आंसर को भी 2 या उससे एक ग्रेटर, 2 या 3 सिग्निफिकर, ठीक है। बिकॉज डी जो रॉ डाटा है इज ऑफ 2 सिग्निफिकर, इसको रॉ डाटा कहते हैं, रॉ डाटा इज ऑफ 2 सिग्निफिकर। अच्छा, ये जो है the result 1/d² should have significant figures equal to or 1 greater than the raw data d, ठीक है। तो देखो इसकी एग्जांपल पहली, ये यूं है ना, ये डी की वैल्यू है, एक मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, डी की वैल्यू है, तो जाहिर है तुम 1/d² निकालोगे, 1/0.28 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, इसको सॉल्व कर लो, अच्छा ये हो जाएगा 1/12.8 इंटू 10⁻⁻6, ये आ रहा है आंसर, 10⁻⁶, सॉरी 10⁻⁻6, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो जाहिर है ये तो 1 हो गया ना, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये भाई ये हो गया, बस समझो पूरा फाइनल आंसर आ गया 12.8 इंटू 10⁻⁶। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैंने लिखा 12.8, अच्छा देखो 10⁻⁶ ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ 1/d² 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपने बस 12.8 लिख दिया। 3 मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखा है इसको, ठीक है। अभी एरर निकालते हैं, अभी ये छोड़ दो, अभी ये समझाता हूँ ये एरर कैसे आया, इसको छोड़ दो। अभी पहले ये समझ में आ गया, मैंने इसको 12.8 क्यों लिखा, इंटू 10⁻⁶ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर वो हेडिंग में लिखा हुआ है 10⁻⁶, और क्वेश्चन में मुझे कहा हुआ है कि आपको जो ये लिखना है वो उसको इस तरह से लिखना है 1/d²/10⁻⁶। तो इसी तरह सबको कैलकुलेट करते करते जाओगे तो तुम्हारे ये सारे आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये सारी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब बच्चों अगली चीज सिखाता हूँ, ये हो गया 1/d² की कैलकुलेशन। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपने जो डी के सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर या एक ज्यादा रखना है। अब अगली चीज, कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। बच्चों इसके लिए तो मैं एक जनरल फॉर्मूला सिखा रहा हूं, इसको सीख लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। पूरे P5 में जब भी तुम्हें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आएगी ना, तुम क्या करोगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तुम कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2, इसको तुम रट लो। अभी तुम्हें एक सॉल्व करके दिखाता हूं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस केस में वो क्या होगा, मैक्सिमम 1/d² माइनस मिनिमम 1/d² डिवाइड बाय 2, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अच्छा, अब गाइस सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम 1/d² एंड मिनिमम 1/d²। देखो मैं पहले वाली वैल्यू 1 सेकेंड ले रहा हूँ, इसको देखो, इसमें जो डी की वैल्यू है वो है 0.28 प्लस माइनस 0.02, मैं इसको तुम्हें यूज करके समझा रहा हूँ, ठीक है। 0.28 प्लस माइनस 0.02, ठीक है। देखो समझो इसको, अब मैंने इसको कैसे करना है, देखिए फॉर रीडिंग 1 डी की वैल्यू है 0.28 प्लस माइनस 0.02,
अब मैक्सिमम डी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, बेटा मैक्सिमम का मतलब है 0.28 में ऐड कर दो 0.02। ये अनसर्टिनिटी है ना, अनसर्टिनिटी का मतलब है कि ये इस रेंज में हो सकता है, यानी 0.28 तो वैल्यू है, बट प्लस 0.02 भी हो सकता है, माइनस 0.02 भी हो सकता है, रेंज में। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी में आप क्या कर दें, उसको ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 0.3। और मिनिमम वैल्यू ऑफ डी में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जो एरर है ना, तो एक में ऐड कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एक में सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, ये आ गया 0.26। ये डी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है, 1/d² की नहीं है। मुझे तो 1/d² का एरर निकालना है ना, अभी ये मैंने डी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली है। अब बच्चों तुम लोग याद रखो, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/d² है ना, अच्छा इसके अंदर डी डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर में होगा ना, तो जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/d² निकालेंगे ना, तो आपको 1/0.26 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं सर क्यों, ये तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी है भाई, ये डिनोमिनेटर में है ना। तो जब डिनोमिनेटर में आप छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो 1/d² होगी ना, उसमें छोटी वैल्यू ऑफ डी पुट करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू के अंदर आपको डी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आ गया 14.79, इसका आंसर आ गया 11। अब तुम्हारा एरर कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर 1/d² का मैक्सिमम 14.79 माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2। सो 14.79 माइनस 11.11 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1.84। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, अब तुम्हारा जो रीडिंग थी वो थी 12.8, ठीक है। तुमने जो 1/d² की वैल्यू निकाली थी वो थी 12.8। तो अगर आपने उसको 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा है ना, तो आपका एरर भी 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा जाएगा। आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन योर absolute error should be equal to the number of decimal places of of the reading। जितनी रीडिंग की डेसिमल प्लेस होगी ना, आप उतनी लिखेंगे। तो आप इसको, फर्स्ट रीडिंग हमारी थी 1/d² की 12.8, तो मैं एरर लिखूंगा। अच्छा इसका एरर था 1 पॉइंट, अच्छा ये आया तो 1.84 था, लेकिन मुझे उसको राउंड ऑफ करके 1.8 लिखना पड़ेगा लाजमी। मैं नहीं लिख सकता 1.84, क्योंकि अगर ये 1 डेसिमल प्लेस पे है तो मैं उसको भी 1 डेसिमल प्लेस पे लिखूं, प्लस माइनस। समझ में आया? हाँ 1.84 लिख देंगे, आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब मैं रीडिंग 2 के लिए ये कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/d², अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/d², इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 11.11, ये 65, इसको मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये इसका एरर आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से मैं निकालता जाऊंगा। अच्छा देखो बच्चों, अब तो ये मैंने सारी वैल्यूज जो है ना वो निकाल के टेबल में पुट कर दी है, सबको समझ में आ गई बात मेरी? ये मैंने टेबल में पुट कर दिया। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पर दो तरीके से लिखे हुआ, अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखूंगा तो ये सब मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे किया हुआ है, और करके मैं इनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी लिख सकता हूँ, वो भी एग्जामिनर अलाउ करेगा। यहाँ पे 2 पे लिखा हुआ है, देखो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। योर आंसर कैन बी, मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 3, और 3, ठीक है, दोनों अलाउड होंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। ये 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखा जा सकता है, तो आपकी मर्जी है, आप यू विल टेक अ डिसीजन, आप 2 पे लिखना चाहें 3 पे। अच्छा देखो 2 डेसिमल प्लेस पे मैं आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखने में एक फायदा ये है कि प्लॉटिंग आसान होगी।
जितने सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाते जाओगे ना उतना प्लॉटिंग मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा अब एक और बात देखो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये गलतियां छोटी छोटी होती हैं, लोग एग्जाम में रियलाइज नहीं करते इन गलतियों को। देखो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो इधर भी 1 डेसिमल प्लेस है। अब इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है ना, तो इधर मैंने इसका डेसिमल बिठा दिया, मैंने 1.8 को राउंड ऑफ करके 2 कर दिया। आप देखिए मैंने जितने भी आंसर लिखे हैं उसके अंदर इस बात का ध्यान रखें, इधर 2 डेसिमल प्लेस है तो इधर भी 2 डेसिमल प्लेस है, इधर 1 डेसिमल प्लेस है तो इधर भी 1 डेसिमल प्लेस है। एरर की जो डेसिमल प्लेस होती है ना, वो आपकी जो भी रीडिंग है उससे कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर आपकी रीडिंग 2 डेसिमल प्लेस पे है तो एरर भी आपका 2 डेसिमल प्लेस पे। अच्छा कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर इधर आपने 1 डेसिमल लिखा है, इधर आपने 2 लिखा है। बेटा मैंने इधर डेसिमल प्लेस को देखा ही नहीं है, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को देखा है। इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इधर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। चलो कंक्लूड कर रहा हूं। तो ये वाले सारे 1/d² जो मैंने निकाले हैं, ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखे हैं। ये वाले सारे d² मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखे हैं। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है 2 पे लिखो, 2 पे लिखने से प्लॉटिंग आसान होगी, ठीक है। फिर मैंने एरर्स निकाल लिए। एरर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, मैक्सिमम 1/d² ऑफ रीडिंग माइनस मिनिमम 1/d² ऑफ द रीडिंग डिवाइड बाय 2। हर एक के लिए ऐसी एरर निकलेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो सबके एरर्स निकाल लिए। बस आखिरी बात ये, जब भी एरर लिखोगे तो उसको ऐसे राउंड ऑफ करना है कि जो डेसिमल प्लेस तुम्हारी वैल्यू की होगी उसी डेसिमल प्लेस पे तुम्हारा एरर लिखा जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब अगली भी एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। तो पहली दफा करने वाले हैं उनके लिए तो जाहिर है ये सब चीजें नहीं होंगी, इनको ठीक से देखेगा। इसमें कोई सवाल है किसी का तो मुझसे कर लें। ये क्लियर है सबको? तो सवाल है तो अनम्यूट करके कर लें या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगली चीज इसका ग्राफ है। देखो, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ई वन अगेंस्ट 1/d²। अच्छा अब ये जो तुम्हें अगर इससे पहले नहीं सीखा ना भाई, ये तुम्हारे लिए नई चीज होगी। इंक्लूड एरर बार्स फॉर 1/d²। जरा इसको देखो, सही से समझो एरर बार्स क्या होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को जरा पहले आपको सिखाऊं। सपोज करो ऐसे ये ना, इसका ग्राफ पेपर तुम्हें यहाँ पर ये गिवन है ना। अच्छा एक सेकंड, ओके चलें अब जरा देखें। मैं इसको यूं दिखाता हूँ। देखो ये ग्राफ है ना, मैंने जरा मेरे पास स्क्रीन पे थोड़ा सा जरा मुझे मुश्किल होता है तो मैंने इसको आ, इस तरह लैंडस्केप में ले लिया। आप लोग अपने ग्राफ पेपर अपने सामने खोलें और उसको देखें, ठीक है। पहले मैं इसको जरा अभी आप लोगों को वैसे एक चीज समझा देता हूँ, ग्राफ की जरा तस्वीर लेके। एक मिनट आप लोगों को जरा इस तरह सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा जरा एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग से इसको सिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा देखो, जो भी तुम्हारी पहली रीडिंग थी, तुम क्या करोगे। अभी देखो एरर बार्स कैसे बनाते हैं। अभी तुम्हारी जो पहली रीडिंग थी, मुझे जरा किसी ने रीडिंग लिखी थी ई, किसी के पास है जरा मुझे ई की, और वो तो 12.8 थी, वो तो मुझे याद है। और उसका एरर, एक सेकंड मुझे फिर फाइल खोलनी पड़ेगी। अच्छा इसकी जो रीडिंग थी पहली, एक मिनट रुक जाओ, ये वो थी ई की वैल्यू थी, ई की वैल्यू थी 11.3 और 1/d²। अच्छा मैं ये वाली लेता हूँ 13 और उसका एरर था 2 ±2, ठीक है। तो 11.3 ई की वैल्यू थी और 1/d² की वैल्यू थी
13 और +-2। ठीक है, मैं एक आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए देखें नाउ, ई की वैल्यू 11.2 पे जाके, जहां पर भी 11.2 है, ठीक है। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा प्लीज जरा, 11.2 पे जाके और उधर 12.8, ठीक है। अच्छा सॉरी, ई इसका वाई एक्सिस पे है, ओके, सॉरी उल्टा है। ई इसका जो है वो 1/d² इधर है ना, तो यहाँ पर 11.2, ये 11.2 पे लाइन आप बनाएंगे, प्लॉटिंग तो सबको आती है ना, और उधर 12.8, 12.8 भाई देख लो किधर होगा, इधर आपका 12.8, ठीक है। तो ये आपने भाई, ये मैं ऐसे रफली अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये 12.8 और इसका ये आपने पहला प्लॉट। अच्छा, आप क्रॉस लगा देंगे ज्यादा बेहतर है, इन सर्कल पॉइंट जाना है, क्रॉस लगा दो करके, क्रॉस। अब इस तरह से तुम सारे प्लॉट्स लगा लोगे। प्लॉटिंग तो यार अब आप सबको आती है, मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ एरर बार्स। अच्छा, ये लाइनें मत बनाना, ये डॉटेड लाइनें बनाओगे ना तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि वैसे ही इसमें इतनी लाइनें बननी है। ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया ना, आप तो खैर बस बड़े स्केल से ये प्लॉट लगा लीजिएगा। बच्चों, मैं एरर बार सिखा रहा हूँ। देखो डी की वैल्यू क्या थी, बल्कि हमने इसको 13 पे राउंड ऑफ कर 13 वाली ली थी ना, +-2। इसको देखो, तो ये 13 पे कर देता हूँ ना मैं इसको, 13, ये आपका प्लॉट था 13 पे, और 11.2 एंड 13 ना, ये यहाँ पर है, ठीक है, ये प्लॉट है। अब गाइज, अंडरस्टैंड हाउ यू ड्रॉ एरर बार। एक बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सारे भी ऐसे बनेंगे, ठीक है। 13 में जब तुम +2 करोगे तो वो हो जाएगा 15, और 13 में जब तुम -2 करोगे तो वो हो जाएगा 11, ठीक है। ये 1/d² की वैल्यू है, ओके। अच्छा, अब देखिए मैं एरर बार्स कैसे बनाते हैं। यहां पर 13 में, ये 13 है ना, इसमें +2 करोगे तो मैंने कहा 15, तो तुम एक बार बार यूं करके, क्यों लाइन होती है हल्की सी, एक लाइन तुम बना दोगे 15 पे, यूं करके 15 पे, और 13 -2 करोगे 11, एक बना दोगे तुम यहाँ 11 पे। अच्छा, 11 किधर है भाई, ये 13 इधर, 11 इधर, 15 ना, ये इधर 11, यू कर। अच्छा, ये कलर इसका ब्लैक ही कर देता हूं मैं। समझ में आया कैसे, +2 15, 13 में से -2 11, यूं बना दोगे और दोनों को जोड़ दोगे यूं करके एक सीधी लाइन से, ये कहलाता है एरर बार। दिस इज योर एरर बार, ठीक है। इसी तरह तुम हर पॉइंट के साथ करोगे, हर पॉइंट के साथ तुम वो पॉइंट लगाओगे। फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई है, ठीक है, फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, देखो पूरी बात वापस से समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर से समझ लो। तुम्हारी 1/d² की वैल्यू थी, तुम्हारी 1/d² की वैल्यू थी, d² की वैल्यू थी 13 +-2, ये तुम्हारी पहली रीडिंग है, वो मैंने प्लॉट लगा दिया, ठीक है। अब एरर बार कैसे बनाते हैं, पहले तुम क्या लेते हो, ये जो तुम्हारा वैल्यू है ना 13, इसमें +2 कर देते हो तो जाएगा 15। तो तुम क्या करोगे, एक यूं करके बार बना दोगे 15, ये यूं करके 15, फिर तुम 13 में से -2 करोगे, वो आ जाएगा 11, तो एक बार तुम बना दोगे यूं करके 11 पे, और इनको ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से थ्रू द पॉइंट, यानी तीनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, द एरर बार, द कोऑर्डिनेट एंड द दूसरा एरर बार। तो ये आपका जो है ना पूरा, ये कहलाता है एरर बार। ये आप हर पॉइंट के लिए करेंगे, तो अब आई टेक, देखो अब तो मैंने इसको आपको यहाँ पर अपना बना के दिखाया हुआ है। आप लोग सब लोग अपने बुक्स में ये काम करें खुद से, और मुझे
बना के तस्वीर भेजें व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि मैं बताऊं आपको कि आप लोग, यानी आप जो कंफर्म हो। देखो ये मैंने इसका ये सब क्या अभी एरर बार्स ये सारे बने हुए। अच्छा, ये मैंने ऐसे अंदाजन ऐसी बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बनाया हुआ, या ऐसी मैंने रफली बनाया हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जरा इस पे देख रहे हो, ये सबके एरर बार्स, ये सबके एरर बार्स बने हुए हैं, सारे पहले पॉइंट लगाए हैं और सबके इस तरह से एरर बार्स बनाए हुए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जो लास्ट के 2-3 एरर बार्स होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो बच्चे मुझे कहते हैं सर वो हमसे तो ठीक से बन भी नहीं रहे हैं, वो इतने छोटे हैं। हाँ वो होता है, देखो एग्जामिनर को भी पता है कि लास्ट के एरर बार्स कुछ होते हैं ना, ये वाले बिल्कुल जो ये वाले एरर बार्स होंगे आखिरी में जो आ रहे होंगे, ये बहुत छोटे होंगे ये वाले कुछ के, तो इट्स ओके, ठीक है। वो छोटे होते हैं, उनका बहुत मुश्किल होती है ड्रॉ करने में, शुरू में लास्ट वाला ना, ये तो बहुत मुश्किल होगी तुम्हें ड्रॉ करने में, तो वैल्यू बहुत छोटी सी होगी, बट इट्स ओके, एग्जामिनर को पता है, अंदाजा है कि ये कैसे करने हैं, ठीक है। सब लोग जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सब लोग पहले एरर बार्स बनाइए, हरी आप। अच्छा, सो वंस यू ड्रॉन, ये सारे एरर बार्स बना लिए ना, ठीक है। अब देखो जरा इसको मैं एक एक इस तरह से समझाता हूँ तुम लोगों को कि एक दफा सब हो गया ये। अच्छा, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन, और उसके बाद उसने कहा एंड अ वर्स्ट फिट लाइन या वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, ये दोनों वर्ड यूज करता है। एक दफा तुम सारे प्लॉट्स लगा लोगे और एरर बार्स बना लोगे ना, तो बेस्ट फिट लाइन तो तुम्हें पता है, सारे प्लॉट्स को यूज करते हुए एक ऐसी लाइन बनाएं जो कि इवन स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट्स हो। देखो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ बेस्ट फिट वो नहीं होती जो मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करा, ये तुम्हारे पॉइंट्स है ना, 1 है, 2 है, 3 है, तो आप ऐसी लाइन बनाए जो सबके बीच में से गुजरे, यूं करके। जरूरी नहीं है कि उस पर ज्यादा पॉइंट्स लाया करें, ऐसे हो कि 2 पॉइंट ऊपर हो, 2 पॉइंट नीचे हो, कुछ लाइन पॉइंट लाइन पे लाया करो। अब देखो कुछ बच्चे हरकत ये करते हैं कि ये प्लॉट्स है ना, ये 1 2 3 4 5 6, अब वो इन तीनों को मिला देते हैं, उन तीनों को छोड़ देते हैं, नो दिस इज नॉट अ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट इज ये कि एक भी पॉइंट लाइन पे लाया ना करे, लेकिन 3 ऊपर 3 नीचे, समझो एक एवरेज है सब पॉइंट्स का ये, ठीक है। बहरहाल, तो आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर लें। उसके बाद अब जो नई चीज तुम सीखोगे, बेस्ट फिट तो तुम्हें बनानी आती है, तुम सबने सीखी हुई है, नई चीज तुम सीखोगे उसमें कहा है लाइन ऑफ वर्स्ट फिट। अब वर्स्ट फिट क्या होती है, तुम पहले एरर बार का लेफ्ट साइड को आखिरी एरर बार के राइट साइड से, या वाइस वर्सा, यानी इसका जो एरर बार है ना यहां से, ये तो पहले हमने बेस्ट फिट बना दिया। अब देखो वर्स्ट फिट क्या है, मैंने ये जो पहला एरर बार है इसको देखो, मैंने इसकी ये वाली साइड और आखिरी एरर बार की दूसरी साइड, यानी अगर पहले एरर बार की आप लेफ्ट साइड को ले रहे हैं ना, तो आखिरी एरर बार की राइट साइड को लेना है, या वाइस वर्सा। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर आपने इनको ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ दूं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी चलो मैं इसको एक अलग पेज पे तो मैं इस तरह समझाता हूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ, जरा ऐसे और क्लियर होगा, इसको जरा देखो, ये ऐसे होगा कि ये तुम्हारे सारे एरर बार्स बन गए ना, मिसाल के तौर पे ये भी बन गया, एक सेकंड ऐसे ही ले रहा हूँ, ये एरर बार एक बन गया, ये एरर बार एक बन गया, ये एरर बन गया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इसके पहले वाले का लेफ्ट साइड और आखिरी वाले की राइट साइड को जोड़ोगे। अच्छा, ये सर्कल नहीं बनाओगे तुम ऐसे यूं करके ये, या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि तुम इसकी इस वाली साइड को उसके इस वाली साइड से जोड़ो, एंड बस पहले की अगर राइट ले रहे हो तो आखिरी वाले का लेफ्ट लेना, या तुम्हारे पास पहले का अगर तुमने लेफ्ट लेना है तो आखिरी वाले का राइट लेना। इसको कहते हैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन या वर्स्ट फिट लाइन, ठीक है। तो उधर देखिए मैंने क्या किया है, जो पहला एरर बार है उसका और जो आखिरी एरर बार है उसका ऑपोजिट साइड्स को जोड़ दिया। समझ में आया? अच्छा, दोनों को लेबल करना होता है, बेस्ट फिट लाइन को और वर्स्ट फिट लाइन को लेबल करना होता है, ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये उसने कहा हुआ है ग्राफ इंक्लूडिंग एरर बार्स, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन
और बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रेट लाइन, ये दोनों हमने कर ली। बोथ लाइन शुड बी क्लियरली लेबल्ड, आपने दोनों लाइन को क्लियरली लेबल कर दिया, ठीक है। अच्छा गाइस, अब उसने कहा है डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बेस्ट फिट लाइन, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर। अब जरा ये देखो ये कैसे करते हैं बेटा, ग्रेडियंट निकाला तुम सबको आता है। अच्छा मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का ना ग्राफ यहाँ पर जो है वो यूज कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इसको इतना एक्यूरेटली नहीं बना पाया था। बहरहाल अब देखिए, अब इसका ग्रेडियंट वाला काम कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो तुम, अच्छा सबसे पहले तो तुम निकालोगे, अच्छा इसको तो छोड़ दें आप, एक सेकंड रुक जाएंगे अभी। अच्छा ये खैर आप, अच्छा इसको देखें। अब सबसे पहले तुम निकालोगे ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, ये काम सीखो। बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट जैसे आप निकालते हैं, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें आप अपनी बेस्ट फिट लाइन के, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट लाइन, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, दोनों का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग कहोगे सर लेकिन वहां तो नहीं लिखा हुआ ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन निकालें, एरर निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सीखो पहले बच्चों, ग्रेडियंट निकालने तुम सबको आते हैं, कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करना, मेक श्योर दो पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना जो कि आधी लाइन से दूर हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो पॉइंट्स रीडेबल हो, क्लियरली रीडेबल हो, उनकी वैल्यूज आप एक्यूरेटली रीड कर सकें। हम देखें यहाँ पर ना, हमने यहाँ पर क्या किया है, इधर देखो, इधर देख रहे हो, ये शो करना पड़ता है आपको कि आप कौन से दो पॉइंट सेलेक्ट करें, यूं करके ट्रायंगल बना के, ठीक है। इसके अंदर आपको शो करना पड़ेगा कि कैसे लेना है। बच्चों एक सेकंड, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा मेक श्योर कि आप जो भी पॉइंट सेलेक्ट करें उसका ट्रायंगल बना के शो करें। इसके मार्क्स होते हैं, एग्जामिनर चेक करता है कि आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ट्रायंगल बनाने के बाद दोनों लाइंस का, बेस्ट फिट का भी और वर्स्ट फिट का भी, आपने ग्रेडियंट निकाल लिया। अच्छा देखो सिंपल, तुम लोगों को ग्रेडियंट निकालना तो पता ही है, आपने क्या किया, y2 माइनस y1, ठीक है, इसका बेस्ट फिट के लिए भी अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यूज 14 का ग्रेडियंट आ गया 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 10। यही काम तुमने वर्स्ट फिट लाइन के लिए भी किया, सेम वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा वो पावर्स हैं वो मैंने साइड पे अलग से रख ली हैं। ये सब करने के बाद बच्चों तुम्हारे पास दोनों का ग्रेडियंट आ गया ना। वंस यू डू दिस यू हैव द ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, यू हैव द ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट लाइन। अब वर्स्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकालने का मकसद था एरर्स निकालना। एरर देखो कैसे निकालते हैं, देखो एरर इन ग्रेडियंट निकालने का तरीका होता है सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े में से छोटे को, जिसका भी बड़ा है। एरर इन ग्रेडियंट निकालने का होता है ना, तो जिसकी बड़ी वैल्यू है बेस्ट फिट की या वर्स्ट फिट की, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर जो मेरी बड़ी वैल्यू है जाहिर है वो ग्रेडियंट की है, बेस्ट फिट की, तो मैंने 8.8 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। पावर तो दोनों की सेम है ना, 10 की पावर माइनस 10। तो जब तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा एरर आ जाएगा। अच्छा बच्चे मुझसे अक्सर ये कहते हैं सर आप ये क्यों कहते हैं किसी में से कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेटा असल में आप एरर बार कौन सा बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है ना। अब कुछ बच्चे जो है ना, ये वर्स्ट फिट लाइन, कुछ बच्चे वर्स्ट फिट लाइन ये वाली बनाते हैं जिसमें इसको इससे जोड़ते हैं, और कुछ बच्चे इसको इससे जोड़ते हैं, तो जाहिर है दोनों का ग्रेडियंट अलग अलग आएगा ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एग्जाम में ये वाली लाइन बनाई हुई है वर्स्ट फिट या ये वाली बनाई हुई है, ठीक है। जाहिर है तुम ये वाली लाइन बनाओगे तो उसका ग्रेडियंट, ये वाली लाइन बनाओगे उसका ग्रेडियंट छोटा आएगा, इसका ग्रेडियंट बड़ा आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों में से कोई भी एक बना दो। लेकिन फिर जब तुम ये वाला एरर निकालने लगते हो ना, तो इसका बस आसान तरीका ये होता है एरर निकालने का, कि आसान तरीका एरर निकालने में ये होता है कि आप बड़े में से छोटा माइनस करें। बेस्ट फिट का बड़ा है तो बेस्ट फिट में से वर्स्ट फिट, और अगर वर्स्ट फिट का बड़ा है तो वर्स्ट फिट में से बेस्ट फिट, ठीक है। देखो इसको, देखो मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक बात तो आपको सिंपल कंक्लूड कर देता हूँ। बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालो, बेस्ट फिट लाइन का, वर्स्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकालो, और एरर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों, ठीक है। ये हो गया आपका काम। सो ये आपने डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये दोनों का जो डिफरेंस है ये दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं, तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 8.8 प्लस माइनस 1.3
इंटू 10⁻⁻10, या आप यूं भी लिख सकते हैं 8.8 को राउंड ऑफ करके 9। अच्छा, अगर आपने इसको 9 लिखा है तो फिर आप उसको भी राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना अगर ये 1 डेसिमल प्लेस पे है तो एरर भी 1 डेसिमल प्लेस पे होगा, अगर यहाँ डेसिमल नहीं है तो फिर यहाँ भी डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। एक दफा ग्रेडियंट आ गया तो अब जरा चलें अब इसको देखते हैं ना। सर उसने कहा भाई, जी बोलें। सर इसकी रेंज कितनी रहती है ये लोग ग्रेडियंट की? जी रेंज कितनी होती है, मतलब आंसर वैरी कर सकता है? कर सकता है जी, रेंज गिवन होती है, इसके अंदर हर एक की अलग अलग वैल्यू होती है। आप मार्किंग की भी देखेंगे तो उन्होंने इसकी रेंज दी हुई थी, वैसे अक्सर तो मार्किंग की में कभी कभार दिया हुआ भी नहीं होता, बट हाँ इसकी रेंज होती है। जाहिर है हर आदमी की प्लॉटिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, तो आप उससे परेशान ना हो, या इसकी रेंज होती है। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं। चलें, अच्छा अब आगे देखें। यूज योर आंसर टू पार्ट ए एंड सी पार्ट 3 टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ई, इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। देखो पार्ट ए के अंदर हमने, याद है, इसका ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन लिखा था, इसमें लिखा था पार्ट ए में डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट, वो था 4LF अपॉन पाई ई, और अभी आपने इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये आपने इसका जो है वो ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या निकालें, क्वेश्चन में कहा हुआ है आप निकालें वैल्यू ऑफ ई। देखो क्या कैसे करोगे। अच्छा एक और, उसने कहा हुआ डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ई इंक्लूड अप्रोप्रिएट यूनिट। देखिए यहाँ पे नीचे कहा हुआ है डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई। अच्छा चलें दोनों पार्ट्स में आपको कराता हूँ। पहले ग्रेडियंट इज इक्वल टू 4LF अपॉन पाई ई, ये मैंने पार्ट ए के अंदर कंक्लूड किया था। ग्रेडियंट, अच्छा ई को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो यहां से एक सेकेंड, तो ई को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो बच्चों ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 4LF अपॉन पाई इंटू ग्रेडियंट। सिंपल, वैसे मैंने ई को सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 4 इंटू एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.5, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 19, पाई हम सबको पता है, और आपने ग्रेडियंट पुट कर दिया। ग्रेडियंट हमने क्या निकाला 8.8 इंटू 10⁻⁻10, ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ई का आंसर आ जाएगा। अच्छा यूनिट देखो कैसे निकलेगा बच्चों, यूनिट ई का 4LF अपॉन पाई ग्रेडियंट। देखो 4 का तो कोई यूनिट नहीं होगा, लेंथ का होता है मीटर्स, ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन, अपॉन पाई का आपको पता है कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा सॉरी, और अरे यार एक सेकेंड में चाहिए, देखें एक तो मुझे इसको जरा रिप्ले करना पड़ेगा, रुक जाए। ये वैल्यू आ गई आपकी। अच्छा यूनिट, मैंने आपसे कहा 4 का कोई यूनिट नहीं है, लेंथ का मीटर है, फोर्स का न्यूटन है, अपॉन, अब ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स, तो तुम ग्राफ पे जाके देख लो y अपॉन एक्स। ठीक है, y था एक्सटेंशन जिसका मीटर अपॉन एक्स, एक्स था 1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी m अपॉन मीटर -2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें इसको जितना आप कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने लेंथ का यूनिट पुट किया, फोर्स का यूनिट पुट किया, और ग्रेडियंट का यूनिट पुट कर दिया। 4 का कोई यूनिट नहीं होता, पाई का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा अब लास्ट पार्ट, लास्ट है, आई डोंट नो लास्ट है नहीं है, बट अगला पार्ट, डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई। देखो बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई कैसे निकालेंगे। नाउ एएस में आप ये अनसर्टेनिटी सॉल्व करके आए हैं ना, अब ई का फॉर्मूला है 4LF अपॉन पाई ग्रेडियंट। केयरफुली, अब आप
आपको याद है एएस में हमने पढ़ा था जब वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ई इज इक्वल टू sum of percentage uncertainty of L, percentage uncertainty of F and percentage uncertainty of gradient. 4 और पाई कांस्टेंट हैं तो जाहिर है वो तो आप इंक्लूड नहीं करते, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ L, ठीक है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ F प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, 4 पाई कहाँ गए? 4 कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करते और पाई भी कांस्टेंट है इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। बस अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। देखो ऊपर देखो डाटा में हमें लेंथ की अनसर्टेनिटी भी गिवन है 0.01, हमें फोर्स की अनसर्टेनिटी भी गिवन है 0.05 और ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, बस ये वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो 0.01 अनसर्टेनिटी है लेंथ की, डिवाइड बाय लेंथ की वैल्यू 2.5, फिर फोर्स की अनसर्टेनिटी 0.5 डिवाइड बाय फोर्स की वैल्यू 19 into 100। ठीक है, फिर ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी आप निकाल चुके हैं 1.3 into 10 power minus 10 अपॉन ग्रेडियंट 8.8 into 10 power minus 10 मल्टीप्लाई बाय 100। यह आपने पिछले पार्ट में निकाल लिया था, वो जो मैंने बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट फिट लाइन यूज करके निकाला था। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 17.8%, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 18%। ठीक है, अब ये जो एएस वाला अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन थी ना, वो जरा जाके थोड़ी रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ये अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन आती है ठीक ठाक। सबको याद आ गया ना? ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वैल्यूज, इग्नोरिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स इग्नोर हो जाते हैं, एक्चुअली इग्नोर क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गई इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, लास्ट पार्ट, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड with a thinner wire of diameter 0.23. The wire is of the same material and same initial length. Determine the extension of the wire when the same load is attached to it. Include absolute uncertainty in your answer. ठीक है, डायमीटर बदल लिया उसने, कहा लेंथ वही है, इनिशियल लेंथ वही है, मटेरियल वही है। उसने कहा अब आप एक्सटेंशन निकालें जब सेम लोड आपने उस पर लगाया। देखो बच्चों आप क्या करोगे, अभी ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला था ना, ये वो था जो क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला गिवन था, इसमें से ये ग्रेडियंट है, तुमने यहाँ ग्रेडियंट पुट किया 1/d। अब d की वैल्यू जो है ना वो तुमने ये पुट कर दी। अच्छा देखो, आप कहेंगे सर आपने ग्रेडियंट वही क्यों पुट कर दिया? उसकी वजह यह है कि ना L चेंज हो रहा है ना F चेंज हो रहा है और E तो है ही कांस्टेंट। उसने कहा लोड भी सेम है, इनिशियल लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो भाई L भी सेम है, F भी सेम है और E भी सेम है, तो ग्रेडियंट क्यों बदलेगा? ग्रेडियंट भी वही रहेगा ना, सिर्फ क्या बदला है, D बदला है। तो वो मैंने नया वैल्यू ऑफ D पुट कर दी। बस यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 16.6 into 10 पावर -3 से राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, खैर ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब तुम्हें एरर निकालना है ना, उसने कहा इंक्लूड एब्सोल्यूट एरर। देखो अब एरर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन इस दफा जो तुम ग्रेडियंट पुट करोगे ना वो वर्स्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट पुट करोगे। देखो यहाँ पे, अच्छा चलो इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, पहले मैं इसको यूं भी करके दिखा सकता हूँ तुम्हें। देखो ये तो हो गया ना इसका, मैं इसको दो तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने, चले ये तो वही वाली बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाए, ये तो आ गया। अभी आपको मैंने ई निकालने दिखाया ना, अब देखें जो ई है वो है ग्रेडियंट अपॉन डी स्क्वायर, यूं समझ लो ना। तो इसका जो एरर होगा ई का,
फ्रैक्शनल एरर, तो वो फ्रैक्शनल एरर ऑफ ग्रेडियंट अपॉन प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ, नीचे लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल एरर इन ई इज फ्रैक्शनल एरर ऑफ ग्रेडियंट प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ डी, लेकिन उसका पावर 2, आपको पता है ना स्क्वायर होता था, तो ये जो पावर होती थी ये कोफिशिएंट में आ जाती थी, याद है ना? ठीक है, तो ये वही वाला किया है मैंने। तो यहां पर फ्रैक्शनल एरर ऑफ ग्रेडियंट प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ डी। सर अब आप देखें, ग्रेडियंट का एरर मुझे पता है, ग्रेडियंट भी मुझे पता है, डेल्टा डी भी पता है, और उसका एरर भी पता है। चले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस ई को यहां से उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया मैंने। ठीक है, चले अब पुट करते जाते हैं वैल्यूज। देखो एरर इन ग्रेडियंट में निकाल चुका हूं, वही 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 10 ग्रेडियंट में निकाल चुका हूं। ठीक है, ये हो गया प्लस ट्वाइस, ऊपर देखो डेल्टा डी 0.02 मुझे गिवन है, नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय डी 0.23, और एक्सटेंशन में ये वाले पहले पार्ट में निकाल चुका हूँ 16.6 इंटू 10 पावर माइनस 3। बस, तो यहां से एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ ई निकल आएगा, ये आ गया 5.34। इसका हम यूं लिखते हैं 16.6 प्लस 5.34 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये? इसमें देखो जो मेजर काम है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ग्राफ बनाने का है, और दूसरा मेजर काम इसके अंदर ये एरर्स और इसकी कैलकुलेशन का है। बाकी तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, ये दो इसके अंदर मेजर काम होते हैं। ठीक है, चलें अभी मैं और भी आपको इस तरह क्वेश्चन 2 करा दूंगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब तुम लोगों ने खुद घर बैठ के, अभी मेरी क्लास ऑफ होने के बाद या जब भी, आप इसको खुद पूरा अपने हाथ से करें, हर वैल्यू कैलकुलेट करें, देखें कि किस तरीके से हुआ। अभी ऐसे नहीं कि मैंने किया और तुम लोग बैठ गए हो, उसको खुद पूरा करो। ठीक है, चलो बस अगली क्लास में फिर अगली क्वेश्चन कराऊंगा। अल्लाह हाफिज।